शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के दिशा निर्देशन में डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर विज्ञान विषय के इकाई 6 मानव शरीर के अंग एवं कार्य के भाग 1 के साथ मानव कंकाल की संरचना, कार्य एवं महत्व, मैं डॉक्टर मनोज कुमार वार्ष्णेय, प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान आगरा से। अगर हम बात करें आज के प्रकरण के अध्ययन के उद्देश्य की, तो इस टॉपिक के बाद प्रशिक्षु मानव कंकाल की संरचना से अवगत हो सकेंगे, प्रशिक्षु मानव कंकाल के महत्व को समझ सकेंगे, प्रशिक्षु मानव कंकाल की संधियों का वर्णन कर सकेंगे तथा प्रशिक्षु मानव कंकाल संबंधी अनियमितताओं से अवगत हो सकेंगे। अगर हम बात करें आज हम क्या विषय वस्तु पढ़ने जा रहे हैं, आज हम बात करेंगे मानव कंकाल की रचना, उसके कार्य के, अस्थि संधि एवं उनके प्रकार, मानव कंकाल का महत्व और कंकालीय और अस्थि संबंधी अनियमितताएं। मानव कंकाल है क्या? मानव कंकाल मानव शरीर का सबसे सुदृढ़ अंग कंकाल तंत्र होता है, जिसमें सिर, धड़, अग्रपाद, पश्चपाद आदि आते हैं। हम देखें इस मानव कंकाल के लिए तो यहाँ पर हमें ये जो अस्थियां दिखाई दे रही हैं, बीच में हमें ये हल्के हरे रंग की कुछ उपास्थियां दिखाई दे रही हैं, तो यहाँ पर इससे बना हुआ शरीर का ये सुदृढ़ भाग मानव कंकाल कहलाता है। अगर हम देखें कंकाल की संरचना को, तो अस्थि जो है वो शरीर की सबसे कठोर रचना है और अस्थि की संरचना कठोर ऊतकों से बनी हुई जो संरचना है वो अस्थि कंकाल कहलाती है। इन ऊतकों में ऐसे ऊतक जो तनिक लचीले एवं कठोर होते हैं उन्हें हम कार्टिलेज कहते हैं तथा जो अधिक दृढ़ होते हैं वो अस्थि कहलाते हैं। जैसे अगर हम देखें तो मानव कंकाल हमें ये दिखाई दे रहा है, तो ये हमें अस्थियां यहाँ पर दिखाई दे रही है। परंतु अगर हम बात करें कान की, तो कान में जो होती है वो हमारी उपास्थि होती है। अगर हम नाक के अगले भाग की बात करें जो फोल्ड हो जाता है, वहां पर जो भाग पाया जाता है वह भी उपास्थि ही होता है। अस्थियों के कार्य को अगर हम देखें तो अस्थियां क्या कार्य करती हैं, इनके प्रमुख कार्य क्या हैं? अस्थियां शरीर को साध कर रखती हैं और निश्चित आकृति प्रदान करने का कार्य करती हैं। किसी भी व्यक्ति की लंबाई क्या होगी ये इस पर निर्भर करता है कि उसकी अस्थियों की लंबाई क्या है। अस्थियां शरीर को स्थायी रखने का कार्य करती हैं। हम जब भी कोई गति करते हैं, हम चलते हैं, तो वहां पर वो कार्य स्थायी करने का काम, शरीर को साधे रखने का काम अस्थियों के द्वारा किया जाता है। अस्थियां अंगों को यथास्थान रखने का कार्य करती है। जैसे अगर हम देखें तो हमारी पसलियों के अंदर हमारा हृदय, हमारे फेफड़े आदि अंग होते हैं, इनको यथास्थान रखने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। जब भी हम कोई गति करते हैं तो अंगों में गति उत्पन्न करने का कार्य उन अस्थियों के द्वारा किया जाता है। और साथ ही साथ अस्थियां विभिन्न अंगों को चलायमान रखने का कार्य करती हैं। जैसे हृदय पसलियों के अंदर रहकर गति करता है, फेफड़े पसलियों के अंदर होते हैं, तो इस प्रकार विभिन्न अंगों को चलायमान रखने का कार्य अस्थियों के द्वारा किया जाता है। अब अगर हम मानव कंकाल के विभिन्न भागों की बात करें तो पहले हम बात करते हैं खोपड़ी या कपाल की। खोपड़ी या कपाल क्या है? अगर हम देखें तो यहाँ पर खोपड़ी या कपाल में जो कपाल है, जो हमारा ऊपर का हिस्सा है, जो हमारी खोपड़ी है, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर 8 अस्थियां पाई जाती हैं और जो हमारा चेहरा है, इस चेहरे में 14 अस्थियां पाई जाती हैं। और यहाँ पर जो हमारा चेहरा है और जो कपाल है, ये जो अस्थियां हैं वो आपस में सीवन द्वारा इस प्रकार से ज्वाइंट्स होते हैं कि इनमें अचल संधियां पाई जाती हैं और मानव के निचले जबड़े को छोड़कर सभी जो संधियां हैं वो अचल होती हैं, अर्थात ये आपस में चलायमान नहीं हैं। कंकाल के अगले भाग कशेरुक दंड की बात करें तो अगर हम इस कशेरुक दंड को यहाँ पर देखें तो कशेरुक दंड जो होता है, इस कशेरुक दंड में नवजात शिशु में कशेरुकाओं की संख्या 33 होती है, जबकि वयस्क मनुष्य में इन हड्डियों की या कशेरुकाओं की संख्या 26 होती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारा सर्वाइकल रीजन है, जो हमारा गर्दन वाला भाग है, उस सर्वाइकल रीजन में 7 कशेरुकाएं होती हैं। जो हमारा वक्ष वाला भाग है, जिसको हम थोरेसिक रीजन कहते हैं, इस वक्ष भाग में 12 कशेरुकाएं होती हैं। उसके नीचे जो हमारा लुम्बर वाला या उदर वाला भाग है, उस लुम्बर या उदर वाले भाग में 5 कशेरुकाएं होती हैं। और उस उदर वाले भाग के नीचे जो हमारा सैक्रिल और कॉक्सिक्स रीजन है, सैक्रिल में 5 होती हैं जो मिलकर 1 कशेरुका का निर्माण करती हैं और कॉक्सिक्स में 4 होती हैं जो मिलकर 1 कशेरुका का निर्माण करती हैं। और चूंकि वयस्क मनुष्य में 5 से मिलकर 1 अर्थात 4 अस्थियां कम हो जाती हैं और कॉक्सिक रीजन में 4 से मिलकर 1 अर्थात 3 अस्थियां कम हो जाती हैं, इसीलिए जो बच्चा होता है, बच्चे में कशेरुकाओं की संख्या 33 होती है और उसमें से 7 कशेरुकाएं आपस में जुड़ जाती है, जिससे वयस्क में इनकी संख्या 26 रह जाती है। इस प्रकार हमारा 26 कशेरुकाओं से मिलकर ये कशेरुक दंड बना होता है।
अगर हम बात करें अग्रपाद या बाहों की या भुजा की, तो मनुष्य का जो एक अग्रपाद होता है, मनुष्य में 2 अग्रपाद पाए जाते हैं और एक अग्रपाद में जो कुल अस्थियां होती हैं वो 30 होती हैं। और इसमें अगर हम देखें, कंधे से कोहनी तक की जो हड्डी होती है उसको ह्यूमरस कहते हैं, और कोहनी से कलाई तक 2 अस्थियां होती हैं, जिनमें से एक को हम रेडियस कहते हैं व दूसरी अस्थि को अल्ना कहते हैं। ये रेडियस अल्ना यहाँ पर कलाई में यहाँ पर 8 अस्थियों से जुड़ी होती हैं, जिनको हम कार्पल्स कहते हैं। और ये कार्पल्स आगे 5 हमारी जो हमारी हथेली होती है, उस हथेली में 5 मेटाकार्पल्स होते हैं, और ये मेटाकार्पल्स 14 अंगुलास्थियों से या फ्लैंजेस से जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार हमारी अंगुलियों में 14, हथेली में 5, कलाई में 8, एक रेडियस, एक अल्ना और एक ह्यूमरस, इस प्रकार 30 अस्थियां मनुष्य के अग्रपाद या बाहु में होती हैं। इसी प्रकार हम देखें पश्चपाद के लिए, तो मनुष्य के पश्चपाद में भी एक पश्चपाद में 30 अस्थियां होती हैं, 2 पश्चपाद में मिलाकर 60 अस्थियां पाई जाती हैं। उसके पैर में ये यहाँ पर अगर हम देखें जांग वाली जो अस्थि होती है, इस अस्थि का नाम फीमर है। ये शरीर की सबसे बड़ी अस्थि होती है। अगर हम देखें फीमर नीचे 2 अस्थियों से जुड़ी होती है, जिनको हम टिबियो और फिबुला कहते हैं, जिसमें से एक अस्थि टिबिया व दूसरी फिबुला कहलाती है। उसके बाद बीच में जहां पर फीमर और टिबिया फिबुला आपस में जुड़ते हैं, वहां पर एक रचना पाई जाती है जिसको हम पटेला कहते हैं। ये जो पटेला होता है ये घुटने की अस्थि होती है। उसके अलावा अगर हम देखें जहां पर हमारी ये टिबिया फिबुला आकर मिलती हैं, वहां पर ये जो अस्थि हैं वो हमारी टार्सल्स कहलाती हैं, और इसमें टार्सल्स की संख्या 7 होती है। उसके अलावा टार्सल्स आगे ये हमारी पंजे की, ये हमारा जो पैर है, इस पैर की 5 अस्थियां यहाँ पर कहलाती हैं, जो हमारी मेटाटार्सल्स कहलाती हैं। और उसके अलावा मेटाटार्सल्स हाथ के प्रकार ही यहाँ पर अंगुलियों में कुल मिलाकर 14 अस्थियां पाई जाती हैं, जिसमें अंगूठे में 2 और प्रत्येक अंगुली में 3 अस्थियां होती हैं, जिनको हम फ्लैंजेस या अंगुलास्थियां कहते हैं। इस प्रकार 14 अंगुलास्थियां होती हैं। तो अगर हम देखें 14 हमारी अंगुलास्थियां, 5 हमारी मेटाटार्सल्स, यहाँ पर 7 टार्सल्स, 14 और 5 19 और 7 26। उसके अलावा 2 हमारी एक टिबिया फिबुला 28, एक हमारा ये पटेला और एक फीमर। इस प्रकार पश्चपाद में 30 अस्थि पाई जाती हैं और 2 पश्चपाद में कुल मिलाकर 60 अस्थियां होती हैं। अगले बिंदु पर अगर हम बात करें अस्थि संधि, संधि क्या है? जहां पर 2 अस्थियां आपस में आकर जुड़ती हैं, अर्थात जिस स्थान पर 2 या अधिक अस्थियां आपस में आकर मिलती हैं उसे हम अस्थि संधि कहते हैं, और संधियों के कारण ही अस्थियां गतिमान होती हैं। अगर हम देखें गति के आधार पर जो संधियां होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक अचल संधि इमूवेबल जॉइंट और दूसरी चल संधि मूवेबल जॉइंट। अचल संधि नाम से स्पष्ट है, अचल ऐसी संधि जिसमें अस्थियां एक दूसरे से इस प्रकार जुड़ी होती हैं कि उनमें गति नहीं होती, इस प्रकार की संधि अचल संधि कहलाती है। जैसे अगर हम देखें खोपड़ी में विभिन्न अस्थियां दांतेदार नटों द्वारा एक दूसरे में फंसी रहती हैं, और इन दांतेदार नटों की रेखाओं को सीवन कहते हैं, और इस प्रकार जो खोपड़ी में संधि पाई जाती हैं वो अचल संधि होती है, और इसी के कारण खोपड़ी की अस्थियों में किसी प्रकार की कोई भी गति नहीं होती। दूसरी हमारी संधि है चल संधि। नाम से स्पष्ट है, चल संधि या मूवेबल जॉइंट ऐसे जॉइंट जिनके कारण संधियों अस्थियों में गति होती है। चल संधि में 2 हड्डियां परस्पर आपस में दृढ़ बंधनों द्वारा बंधे रहते हैं। इन बंधनों को स्नायु या लिगामेंट्स कहते हैं। ये बंधन कुछ लोचदार होते हैं। साथ ही साथ अस्थियों को रगड़ से बचाने के लिए दोनों जो हड्डियां आपस में जहां पर जुड़ती हैं उनके सिरे पर चिकनी झिल्ली से ये मड़े रहते हैं, जिसमें एक द्रव्य भरा जाता है, जिसकी वजह से आपस में इन हड्डियों में घर्षण नहीं होता है और इस प्रकार आसानी से एक दूसरे पर ये फिसलती रहती हैं। इसी द्रव्य के कारण अस्थियां बगैर रगड़ खाए एक दूसरे पर फिसलती रहती हैं। और अगर हम देखें चल संधियों के प्रकार, तो निम्न प्रकार की संधियां होती हैं चल संधियां। पहली कब्जा संधि या कोर संधि, दूसरी विवर्तिका संधि, तीसरी स्थूलकाय संधि, चौथी पर्णाय संधि, पांचवी उलूखल संधि और छठी सरल संधि। अगर हम इन संधियों को देखें चित्र के माध्यम से तो हमें दिखाई देता है कि जो कब्जा संधि है वो कब्जा संधि अगर हम देखें कोहनी में ना, जैसा हम देखते हैं कि किवाड़ को जब हम खोलते हैं तो किवाड़ केवल एक और खुल सकती है, उसी प्रकार कोहनी में जो हमारी संधि है, कोहनी को अगर हम मोड़ते हैं तो हम इसे एक ही ओर मोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो संधि पाई जाती है वो कब्जा संधि होती है। इस संधि में अस्थि केवल एक ही अक्ष पर गति कर सकती है। अगर हम दूसरी संधि की बात करें पिवोट जॉइंट या पाइवट जॉइंट, ये हमारा
इसको हम विवर्तिका संधि कहते हैं। ये संधि गर्दन में पाई जाती है, जहां पर अगर हम देखें तो खोपड़ी जो हमारी एटलस कशेरुका पर टिकी होती है, वहां पर जो संधि होती है वो पाइवोट जॉइंट होती है। अगर हम तीसरी संधि की बात करें, स्थूलकाय संधि या कॉन्डिलॉइड जॉइंट, इस संधि में ये कलाई में पाई जाती है, जो रेडियस और कार्पल अस्थियों को आपस में जोड़ती है। यहां पर हम देखें, ये जो संधि है कॉन्डिलॉइड जॉइंट बिटवीन द रेडियस एंड द कार्पल बोन्स ऑफ द रिस्ट, तो कलाई में ये संधि पाई जाती है। अगली संधि को देखें, जिसको हम सैडल जॉइंट या पल्याण संधि कहते हैं। ये जो संधि होती है अत्यधिक लचीले जोड़ वाले स्थान पर पाई जाती है, जैसे अंगूठे में जो संधि पाई जाती है अथवा आंतरिक कान में जो संधि पाई जाती है, वो इस प्रकार की संधि होती है। अगर हम अगली संधि को देखें, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट या उलूखल संधि। ये जो उलूखल संधि है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये अगर हम देखें, ये वहां पर होती है, उन स्थान पर पाई जाती है जहां पर उस अंग को हम 360 डिग्री पर घुमा सकते हैं। तो ये संधि अगर हम देखें, यहाँ पर कंधे में और यहाँ पर कूल्हे में ये संधि पाई जाती है, इसको हम उलूखल या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। जिस प्रकार हम देखें, एक जब हम किसी भी टेबल के नीचे जो पहिए लगे होते हैं तो उसमें एक बॉल होती है, एक सॉकेट होता है, किस प्रकार वो घूमते रहते हैं, इसी प्रकार ये संधि होती है जिसमें एक सॉकेट में ये हड्डी का सर घूमता रहता है। उस प्रकार हम सभी दिशाओं में से घुमा सकते हैं। और अगर हम अंतिम संधि की बात करें, जिसको हम प्लेन जॉइंट कहते हैं, जो प्लेन जॉइंट है इसके पृष्ठ इस प्रकार ढले होते हैं कि अस्थि इधर उधर कुछ ही सरक सकती है। जैसे ये जो प्लेन जॉइंट आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये टॉर्सल्स बोन में जो पाया जा रहा है, ये प्लेन जॉइंट है। तो इस प्रकार ये संधियां हम समझ सकते हैं। अगर हम बात करें अस्थि कंकाल के महत्व, जैसा कि हम जानते हैं कंकाल का प्रमुख कार्य शरीर को निश्चित आकृति प्रदान करना तथा आधार देना है। इसके अतिरिक्त भी कंकाल से कुछ अन्य लाभ है जिनको हम इस प्रकार समझ सकते हैं। जो हमारा कंकाल होता है वो कोमल अंगों जैसे कपाल में मस्तिष्क को, कशेरुक दंड में रीढ़ रज्जु को और वक्ष भाग में हृदय एवं फेफड़ों को सुरक्षित रखने का काम करता है। अगर हम देखें, जो मांसपेशियां होती हैं वो अस्थियों को हिलाने पर हिलती हैं, अर्थात ये गतिशील होती हैं, अर्थात मांसपेशियों को गतिशील बनाने के लिए अस्थियों का होना आवश्यक है, अर्थात चलन में अस्थियों का महत्वपूर्ण योगदान है। तीसरा, अगर हम देखें, जो लटकी अस्थियों के सिरों में उपस्थित जो बोन मैरो है, वो बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। साथ ही साथ नासागवा एवं वक्ष में श्वसन में तथा कान की अस्थियां सुनने में सहायता करती हैं। नासागाव की जो अस्थियां होती हैं बाह्य के आवागमन में, श्वसन में सहायता करती हैं। वक्ष की अस्थियां श्वसन में सहायता करती हैं। साथ ही साथ कान की जो अस्थियां होती हैं वो सुनने में सहायता करती हैं। अगर हमारे कंकाल में या अस्थि संबंधी कुछ अनियमितताएं हो जाएं तो वो किस प्रकार की अनियमितताएं हो सकती हैं, इनको अगर हम देखें, जैसे मोच है, संधिशोथ, अस्थि भंग या विस्थापन, विसर्पण डिस्क या हड्डी का टूटना। अगर हम बात करें मोच की, तो मोच क्या है? अस्थि संपुट से जुड़े जो हमारे स्नायु हैं, टेंडोन्स या लिगामेंट्स हैं, वो किसी कारण से यदि खिंच जाते हैं या फट जाते हैं तो उस खिंचने को हम मोच कहते हैं। और जब ये खिंच जाते हैं तो उस स्थान पर सूजन आ जाती है और दर्द होता है। तो ये कब होता है? जब हमारे लिगामेंट खिंच जाते हैं। आजकल संधिशोथ या अर्थराइटिस एक सामान्य सी समस्या हो गई है। संधिशोथ या सूजन का रोग है। इसमें क्या होता है कि संधि पर सूजन आ जाती है, दर्द होता है और उसकी जो गति है वो प्रभावित होती है। इसके कारण क्या हो सकते हैं? जो हमारी संधि है उस संधि में पाया जाने वाला साइनोवियल द्रव की अनुपस्थिति हो जाए, साइनोवियल द्रव कम हो जाए, संधि तल पर किसी तरह से वहां पर कुछ पार्ट इकट्ठा हो जाए, अस्थिरीकरण हो जाए, कैल्सिफिकेशन हो जाए। साथ ही साथ जो साइनोवियल गुहा है उसमें यूरिक अम्ल के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये संधिशोथ या आर्थराइटिस की समस्या इन कारणों से होती है। अस्थि भंग या विस्थापन, डिसलोकेशन ऑफ बोन्स, इसमें क्या होता है कि संधि पर अस्थियों का अपनी सामान्य स्थिति से हिल जाने से उनका विस्थापन हो जाता है। साथ ही साथ चूंकि उनका विस्थापन हो जाता है तो क्या होता है कि अस्थियों से जुड़े हुए जो लिगामेंट होते हैं वो या तो खिंच जाते हैं या टूट जाते हैं। इसको हम डिसलोकेशन ऑफ बोन्स कहते हैं। विसर्पण डिस्क या स्लिपिंग डिस्क, जो हमारी कशेरुकाएं होती हैं उनके बीच की जो फाइब्रोकार्टिलेज होती है, वो फाइब्रोकार्टिलेज की बनी हुई इंटरवर्टिब्रल डिस्क के विस्थापित होने को डिस्क स्लिप कहते हैं। सामान्यतः अगर हम देखें, जो हमारा लुम्बर रीजन है उस लुम्बर रीजन में डिस्क स्लिप की समस्या अधिक होती है, क्योंकि वहां पर सपोर्ट देने के लिए हमारी पसलियां नहीं होती हैं। तो डिसलोकेशन या स्लिपिंग डिस्क की समस्या यहाँ पर पाई जाती है। अगली हमारी समस्या है हड्डी का टूटना या फ्रैक्चर। कभी गिरने से, मुड़ने से या कहीं ऊंचाई से गिर जाने के कारण हड्डी टूट जाती है या उसमें दरार पड़ जाती है।
तो इसको हम हड्डी का टूटना कहते हैं। बच्चों की अस्थियों में लवणों की अपेक्षा कार्बनिक पदार्थ अधिक होता है, अतः बच्चों में हड्डी टूटने की संभावनाएं कम होती हैं यदि उनके शरीर में कैल्शियम की कमी न हो। जबकि बड़े होने पर क्या होता है कि अस्थियों में लवणों के इकट्ठा होते रहने के कारण कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम हो जाती है और अस्थि भंगुर या हड्डी के टूटने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि अधिक आयु के व्यक्तियों में अस्थि की टूटने की संभावना अधिक होती है और उसके अस्थि के जुड़ने में भी समय अधिक लगता है। अब अगर हम देखें कि मानव का जो कंकाल होता है, मानव के कंकाल में कुल मिलाकर 206 अस्थियां होती हैं। वो 206 अस्थियां किस प्रकार होती हैं इसको अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम देखें करोटी को, करोटी या स्कल, इस करोटी में इसमें कपाल जो होता है, कपाल में 8 अस्थियां होती हैं, चेहरे में 14 अस्थियां होती हैं, साथ ही साथ हमारे खोपड़ी पर 2 कान पाए जाते हैं और एक कान में 3 अस्थियां अर्थात 2 कान में 6 अस्थियां होती हैं और साथ ही साथ एक हायोइड नाम की रचना होती है। उस प्रकार कुल 29 अस्थियां हमारे करोटी में होती हैं। अगर हम देखें कशेरुक दंड, कशेरुक दंड में हमारी 26 अस्थियां होती हैं, जिसमें ग्रीवा में 7, बक्षीय भाग में 12, कट प्रदेश में 9, एक सैक्रम और एक अनुत्तरिक, इस प्रकार कुल 26 अस्थियां हमारे कशेरुक दंड में होती हैं। अगर हम बक्ष भाग की बात करें तो बक्ष भाग में एक स्टर्नम, जिसको हम उरोस्थी कहते हैं, जहां पर पसलियां आपस में आकर जुड़ती हैं, मिलती हैं, ये बक्ष भाग का आगे का भाग। साथ ही साथ जो हमारी 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, इन 12 जोड़ी पसलियों में कुल मिलाकर 24 अस्थियां होती हैं। 12 जोड़ी पसलियों में 7 जोड़ी पसलियां जो हमारी ट्रू रिब्स कहलाती हैं, 3 जोड़ी पसलियां फॉल्स रिब्स कहलाती हैं और 2 जोड़ी पसलियां फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं। तो इस प्रकार हम कहें बक्ष भाग में हमारे ये 25 अस्थियां होती हैं। अगर हम एपेंडिकुलर स्केलेटन या अनुबंधी कंकाल की बात करें तो जो हमारा अपर रीजन है, जिसमें हमारे हाथ आते हैं और वहां पर अंश मेखला, तो अगर हमारी भुजा की बात करें तो उसमें ह्यूमरस, एक हाथ में 1, 2 हाथ में 2 ह्यूमरस होती हैं, रेडियस और अल्ना, ये कोहनी से और कलाई तक की अस्थियां हैं। उसके बाद जहां पर अस्थियां कंधे में जुड़ती हैं, जिसमें हमारा अंश मेखला होती है और अंश मेखला में क्लेविकल और स्कैपुला, जिसमें हम बच्चों में कहते हैं हंसली, ये 2 क्लेविकल और 2 स्कैपुला, और हाथ में, एक हाथ में 8 कार्पल्स, 2 हाथ में 16 कार्पल्स, 10 मेटाकार्पल्स और 28 अंगुलास्थियां। और इस प्रकार अगर हम देखें तो हमारी ऊपरी भुजा में 64 अस्थियां होती हैं। अगर हम निचले भाग की बात करें तो हमारा श्रोणी मेखला, इस श्रोणी मेखला जिसको हम पेल्विक गर्डल कहते हैं, इसमें 2 हमारी अस्थियां, जो हमारा पैर है, पैर में फीमर एक पैर में, पटेला 1, फिबुला 1 और टिबिया 1, कुल मिला के 2 पैर में ये 2-2, और साथ ही साथ टार्सल्स एक पैर में 7 होती हैं, मेटाटार्सल्स एक पैर में 5 होती हैं, दोनों पैर मिला के 10 होती हैं, और अंगुलास्थियां जिनको हम फ्लैंजेस कहते हैं, एक पैर में 14 होती हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर ये 52। तो इस प्रकार हम देखें कि मानव के शरीर में, पूरे शरीर में 206 हड्डियां किस प्रकार होती हैं, तो आज हमने इन 206 हड्डियों का अध्ययन किया। अब इसके आधार पर आपके लिए कार्य है कि आप सभी लोग मानव कंकाल के विभिन्न भागों में पाए जाने वाली अस्थियों का